नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल चकल्लस पर आज लेकर के आ रहा हूँ एक शानदार फसक। और फसक के मामले में वर्तमान में यदि कोई मेरी नज़र में बेहतरीन है तो वह हल्द्वानी में रहने वाले D35 जिनका चर्चित आवास नंबर है अशोक पांडे जी। उनके फसक लाजवाब होते हैं, तो उन फसकों में से आज एक आपके सामने है। सुनिएगा। वे मुझसे बड़े थे और कवि थे बाकायदा। कॉलेज मैगजीन में मेरी एक लुच्ची कविता छपी तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि मेरे भीतर बहुत बड़े कवि की आत्मा का वास है और मुझे अपनी प्रतिभा के साथ न्याय करने के लिए नगर में होने वाले कवि सम्मेलनों में हिस्सेदारी करनी चाहिए। यूं उनकी अनुकंपा से मुझ लौंडे का पहला कवि सम्मेलन कुछ ही दिन में घट गया। म्युनिसिपालिटी हॉल में घुसते ही देखा माइक थामे कालीचरण खड़ा था। 4 पटखाटों को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया गया था जिस पर 8 या 10 लोग गुजी मुजी बैठे हुए थे। उनके सामने फटे गलीचे पर 5 या 6 लोग बैठे अधलेटे स्थापित थे। प्लेटफॉर्म मंच था, उस पर बैठे जन कवि और सामने श्रोता समुदाय। माइक पर कालीचरण। मेरे पड़ोस में किराए पर रहने वाले कालीचरण का असली नाम फतेह सिंह। उसने ITI कर रखी थी और वह पिछली जेबों में रिंच पेचकस खोसे यहाँ वहाँ नल टोटियों की मरम्मत करता दिख जाता था। शाम को कभी कभी वह हमारे साथ क्रिकेट खेलने आता था। उसके बाल घुंघराले थे और बाएं हाथ से बैटिंग करता था। सांवला होने के कारण उसे वेस्ट इंडीज वाले कालीचरण नाम दिया गया। कालीचरण हकला भी था। मुझे देखते ही मंच पर आसीन बड़े कवि महोदय ने मुझे वहीं बुला लिया। मुझे पहले लगा था कालीचरण माइक ठीक कर रहा होगा। मेरे बैठते ही उसने बोलना शुरू किया, अब मैं अपनी एक गजल सुनाने जा रहा हूं। कालीचरण और कविता, मेरे कवि ईगो पर यह पहली चोट थी जिसने बहुत सालों तक मुझे दिख रखा। मुझे उसके हकलाने का इंतजार था और वह पहले ही शब्द में हकला गया। कविता शुरू हुई, तुम। मुझे पता था अगले शब्द को निकालने के लिए वह अब हौले से अपने दाहिने कंधे को उचकाएगा। कविता आगे बढ़ी, तुम जिधर इल गए 1000 फूल इल गए। उसके बाद दिमाग शून्य पड़ते जाना, फिर संचालक द्वारा खुद को बुलाया जाना, श्रोताओं को प्रतिभावान युवा कवि के रूप में खुद का परिचय दिया जाना और खुद का कविता पाठ करना, सब आज तक साफ साफ याद है। 3 घंटे की उस मौत के बाद रात को मैंने फैसला किया कि अब से किसी ऐसे सम्मेलन में नहीं जाऊंगा जहां कालीचरण जैसे लोग कवि बताए जाते हैं। सनह सनह मेरा घाकीकरण होता गया। मैंने नगर के बूढ़े वरिष्ठ कवियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। अब मेरी हैसियत कालीचरण से बेहतर बताई जाती थी। एक कवि थे जिनकी देह पर कविता सुनाते समय गुल्लहरू जैसे ओजस्वी लोक देवता अवतरित हो जाते थे। एक और थे जो कविता से पहले कम से कम आधा दर्जन समसामयिक चीज़ों की सार्वजनिक भर्त्सना करते थे और कवियों को नाश्ते में मिलने वाले समोसे को कोट की जेब में हवाले करते हुए कहते थे, गैस हो जाती है समोसे से माजत। एक मनहूस कवि थे, एक उनसे ज्यादा मनहूस कवि थे और एक उनसे भी ज्यादा अर्थात सबसे ज्यादा मनहूस कवि थे। यह मनहूस त्रयी पांव भर मूंगफली लेकर मंच पर साथ बैठा करते थे
और उसे टूंगते हुए दूसरों के कविता पाठ के समय खुसुर फुसुर में लीन रहती थी। एक बिल्कुल युवा काट के अधेड़ कवि थे जो टाइट होकर आते थे और जेब में धरे पौवे को शान से दिखाते और क्रांति की कविता करते थे। एक कवयित्री थी जिसे सब लोग आग कहते थे। हर सप्ताह इनके किसी न किसी देवी मंदिर की शान में एक गीत लिखकर लाने वाली इन माता का एक मेडले प्रोग्राम होता था। सरस्वती वंदना, देवी स्तुति और उसके बाद सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति वाले हिस्से में वे दुनिया की हर शय में आग लगाती चलती थी। उसे कविता करता देख एक बुजुर्ग कहा करते थे, आदमी होती तो बेचारी का नाम जो है दुर्वासा ऋषि होता। मेरठ से ताल्लुक रखने वाले एक छू कवि थे। उनका नाम गेंदालाल था और वे रोडवेज में नौकरी करते थे। जब वे गाते थे तो उनकी अचारी आवाज नाक के गुप्ततम गहवरों से निकलती लगती थी। जब उन्होंने यह देखा कि कविता के मंच पर क्षेत्रीय कवि चलने लगे हैं तो उन्होंने कुमाऊनी में कविता शुरू कर दी। मजा यह था कि उन्हें कुमाऊनी भाषा का केवल एक शब्द आता था, छू। यानी है तो उनकी कविता कुछ यूं होती, नैनीताल तो टूरिस्टों का माल छू, नैनीताल तो टूरिस्टों का माल छू, भीड़ उतनी ही फिर इस साल छू। आप तसव्वुर नहीं कर सकते मैंने कैसे कैसे हत्यारे कवियों के साथ मंच शेयर किया। युवा कवि बनकर मैंने अनेक नगरों में कविता पाठ किया। उससे पैसे भी कमाए, कहीं 200 तो कहीं 500। दारू रहना अलग। कविता का चस्का ऐसा ही होता है। फिर यूं हुआ कि नगर में एक कला प्रेमी आला महिला अफसर की पोस्टिंग लगी, कुछ कमिश्नर टाइप। उसने 26 जनवरी को अपने घर में दिन दहाड़े कवि सम्मेलन कराया। सब गए, मैं भी गया। बढ़िया गद्दे और सफ़ेद चादरों की मदद से मैडम के ड्राइंग रूम को वेन्यू बनाया गया था। आलीशान चिकन पकौड़े और रबड़ी इमरती का भोग था। शाम ढलने पर बत्तियां जली और जब माइक पर बदनाम तरी के सबसे कम मनहूस कवि काबिज थे, मैडम के अर्दली कहीं अवतरित हुए और कलश चषक निकाल लाए। एक एक गिलास निपटा था जब मैडम की मीटिंग आ गई। उन्होंने कार्यक्रम चालू रखने का अनुरोध करते हुए आश्वस्त किया कि वह जल्दी लौट आएंगी। अभी मेरा परिचय कराया जाना और कविता पाठ का नंबर आना बाकी था। रात के 9:30 वक्त था, तब अफरा तफरी मचनी शुरू हुई। छू कवि ने वहीं गद्दे पर उल्टी कर दी और अपनी माता को पुकार लगाने लगे। सबसे ज्यादा मनहूस कवि की छंदबद्ध कविता की हूटिंग करते हुए 2 बुजुर्ग कवियों ने नाचना शुरू कर दिया। अभी कम से कम आधा दर्जन कवियों ने पाठ करना था। कमिश्नर टाइप मैडम ने अध्यक्षीय भाषण देना था, धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित होना था और सभा विसर्जित होनी थी। मेजबान के आने तक फौजदारी हो चुकी थी। देख लेने की धमकी देकर एक गिरोह जा चुका था। दूसरा गिरोह कत्लेआम की साजिश बना रहा था। मानो वह कयामत की रात हो जिसके बाद संसार की सारी मदिरा सूख जाने वाली थी। मैं इस दूसरे हिस्से का था। आधे पौने घंटे बाद के दृश्य में हक्का बक्की हो गई। मैडम कमिश्नर के सामने उनके अर्दलियों द्वारा जीवित और मृत दोनों प्रकार के माल को ठिकाना लगाया जा रहा था। कवि जीपों में ठूंसे जा रहे थे, जबकि अकल्पनीय जगहों से खाली बोतलें, हड्डियां प्रकट हो रही थीं। अपनी नाक पर नफीस रुमाल धरे कमिश्नर मैडम ने कमेंट किया, ब्लडी वर्नेकुलर्स। मैं भी जवान था और ठीक ठाक पी लेने के बावजूद सीधा खड़ा था। मेरी नक्शेबाज जैकेट और जीन्स देखकर कमिश्नर मैडम ने मुझसे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? डोंट टेल मी यू आर आल्सो वन ऑफ दीज रास्कल। नो नो,
मैं तो अपने अंकल के साथ आया था मैम। आई कांट सी हिम एनीवेयर, मे बी ही हैज लेफ्ट बट। इसके पहले कि दारू के भभके से मेरा भांडा फूटता, मैं खिसक लेना चाहता था। ठीक ठाक समझदार लगते हो, ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड किया करो लड़के, और पढ़ाई पर ध्यान दो, उन्होंने अभिभावक का लहजा अपनाते हुए कहा। मैं गेट पर पहुंचा ही था कि उनके चीखने की आवाज़ आई, राम सिंह जरा देखो, ये कारपेट पर कहीं और तो सिगरेट नहीं जल रही है। तो ये था अशोक दा द्वारा लिखित फसक। शुक्रिया।